एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के सोशियोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर पंजाबी मीडियम में रिलीज किया है। हम आपके लिए ये सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम में लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पार्ट ए में। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? भारत में सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, वो आपने बताना है। तो आंसर है संथाल। ठीक है, नेक्स्ट है जजमानी सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ। तो जजमानी सिस्टम जो है वो मतलब कि किस रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है? जजमान एंड कमन्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर द कॉजेज ऑफ होमलेसनेस इन अर्बन सोसाइटी? अर्बन सोसाइटी में होमलेसनेस का, ठीक है, यानी कि बेघर होने का क्या कारण है? तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, घर नहीं है ना, मतलब उसकी कमी है। एंटाइटलमेंट ऑफ हाउसिंग, इसके अलावा एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कास्ट। तो कास्ट की जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो किन के आइडिया पे बेस्ड है? आंसर है डी एन मजूमदार। अगला क्वेश्चन है द क्लास ऑफ सर्फ इज ऑपोजिट टू। तो क्लास ऑफ सर्फ किसके ऑपोजिट है? लॉर्ड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर मींस। ट्रांसजेंडर मींस थर्ड जेंडर। विच ऑफ दीज इज अ चेंज प्रोसेस ऑफ कल्चर? कल्चर का चेंज प्रोसेस है। तो वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन दोनों ही होता है। तो आंसर है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन occurred from mechanical solidity to organic solidity। तो किनका कथन है ये? तो इसका आंसर है दरखिम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? कौन सा गलत पेयर है वो बताना है हमने। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार ईवी रामास्वामी, बिल्कुल सही है। महार मूवमेंट, डॉक्टर अंबेडकर, बिल्कुल सही है। चिपको मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर बताना है। पॉवर्टी इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अल्कोहलिज्म का स्टेट सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है। ड्रग एडिक्शन जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, फैक्टर ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड है ना। तो जो मतलब कि लड़की भ्रूण जो है, ठीक है, उसका जो मतलब कि उसका वध कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसका मेल जो मेन कारण है वो क्या है कि मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशो? पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम है? ठीक है, तो आंसर है भटिंडा। ठीक है, भटिंडा में सबसे लोवेस्ट है। जो पिछले साल के पेपर में आया था वो था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो सेक्स रेशो है। तो आंसर है होशियारपुर। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है वो लोवेस्ट पूछा गया है, तो हमने भटिंडा लिखा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर कॉन्टिन्यूटी थ्योरी? तो कॉन्टिन्यूटी थ्योरी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे डेवलपिंग थ्योरी लिखा है ना, डेवलपमेंट थ्योरी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मजदूर महाजन संघ जो है वो महात्मा गांधी ने फाउंड किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, मजदूर महाजन संघ महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय एम एन श्रीनिवास? कौन सा काम किया गया है एम एन श्रीनिवास द्वारा? तो आंसर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इनका मॉडर्नाइजेशन किया गया। ठीक है, फिर पार्ट बी है जिसमें की है आपने जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो वन वर्ड या वन लाइन में आंसर करना है। 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। विच पीरियड कैन बी कंसिडर्ड एज द इंडिकेटर ऑफ इनिशिएशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन? ठीक है, तो किस पीरियड को मतलब किससे रिलेट किया जाता है? आंसर है ब्रिटिश पीरियड, द ब्रिटिश पीरियड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एलपीजी स्टैंड फॉर? तो एल से लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, फिर पी से है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। फिर जी से है ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है। नेक्स्ट है हु आर कॉल्ड पीजेंट्स, पीजेंट्स यानी कि जो किसान होते हैं। आंसर क्या लिखोगे, द पर्सन हु डू एग्रीकल्चर ऑन देयर लैंड, ठीक है, अपनी लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, टू ग्रो समथिंग, ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ चीजें उगाते हैं वो, ठीक है, उन्हें पीजेंट्स कहा जाता है, ठीक है, आर नोन एज पीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब फुल फॉर्म ऑफ पीएनडीटी। पीएनडीटी की फुल फॉर्म क्या है, पी से है प्री, एन से है नेटल, डी से है डायग्नोस्टिक और टी से है टेक्निक्स, ठीक है। फिर है व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट इन इंडिया, इंडिया में रिटायरमेंट की एज कितनी है, आंसर है 60 ईयर्स। इसके बाद बेटा पार्ट सी है जिसमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडर्न मीनिंग ऑफ द टर्म ट्राइब, ट्राइब का मॉडर्न मीनिंग क्या है, तो देखो ट्राइब इज अ मॉडर्न टर्म फॉर कम्युनिटीज दैट आर वेरी ओल्ड, बीइंग अमंग द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है हाउ हैव ट्राइब्स इन इंडिया जनरली बीन डिफाइंड, तो यहाँ पे है इसका आंसर ट्राइब्स इन इंडिया हैव जनरली बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, तो देखो यहाँ पे ट्राइब्स वर कम्युनिटीज दैट डिड नॉट प्रैक्टिस रिलीजन, यहाँ से लेकर ये टोटल हो जाएगा पीजेंट्स तक, ठीक है। ये तो आंसर बिल्कुल ही सिंपल से दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाई वाज द टर्म ट्राइब इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, कन्वीनियंस के लिए जो है किया गया था, है ना, द यूज ऑफ सिंगल टर्म, तो ये हो जाएगा 4th। इसके बाद है 5th व्हाट आर द मेन रीजन फॉर यूजिंग अ सिंगल टर्म ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। तो सिंगल टर्म जो है ट्राइब्स के लिए यूज करना जो है, इसके लिए क्या यूज करोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, ये वाला है, ये 5 है ना, ये 5 है। 4th क्या क्वेश्चन था, व्हाई वाज द टर्म ट्राइब इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, तो ये भी इसका ही पार्ट आ जाएगा। 4th का आंसर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक करोगे, कन्वीनियंस तक। 5th का आंसर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक करोगे, ठीक है। इसके बाद है हाउ हैव ट्राइब्स बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ट्राइब्स जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द 4 कंपेनियन इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, तो देखो यहाँ पे वोट जो है वो आरती दे रही है, तो आरती ऑब्वियसली कितने की होगी, 18 ईयर से अबव की होगी, तभी वो वोट दे रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द 2 फ्रेंड्स लिव इन विलेज, विलेज में कौन रहता है, तो यहाँ पे डेंसिटी लो है, तो विलेज में हमें पता है डेंसिटी लो होती है हरमन, और हरमन का नेबर जो है यहाँ पे आरतीज हाउस इज डेंसली, यहाँ पे लिखा है हरमन एंड बलजीत आर रिलेटिव्स, राजू रहता है, ठीक है, उसका पड़ोसी, मतलब उसके कह सकते हो गांव में जो है वो राजू रहता है, ठीक है, तो हरमन एंड राजू, ठीक है, हरमन एंड राजू। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द अबव पैराग्राफ हु इज एन एग्जांपल ऑफ जजमानी सिस्टम, तो जजमानी सिस्टम का कौन यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो राजू के पिताजी, ठीक है, क्योंकि वो सामान के बदले में पैसे ना लेकर जो है वो मतलब कि फसल वगैरह जो है वो लेते हैं या दूसरे यूजफुल आइटम लेते हैं, ठीक है, राजूज फादर। नेक्स्ट है विच ऑफ देम, तो सिटी में कौन रहता है, तो यहाँ पे आरतीज हाउस जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है, मतलब वो शहर में रहती है, ठीक है, तो आरती आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु बिलोंग्स टू एनजीओ, एनजीओ से कौन बिलोंग करता है, तो देखो बलजीत के पिताजी, है ना, बलजीत फादर। नेक्स्ट है आरती बिलोंग्स टू अ विलेज, आरती विलेज से बिलोंग करता है तो करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद बेटा पार्ट डी शुरू हो जाता है, किसी 6 क्वेश्चन के आंसर 40 to 50 वर्ड्स में करने हैं आपने, ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टोटल 4 मार्क्स के हैं। राइट डाउन 3 कॉजेज ऑफ इनडेप्थनेस, ठीक है, तो इनडेप्थनेस के जो है 3 कारण जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कर्जे के लिए बेसिकली, ठीक है।
तो इनडेप्टनेस इंक्रीजेस विद पॉवर्टी, गरीबी के साथ जो है वो ऋणग्रस्तता जो है वो बढ़ती है। ड्यू टू लेस रेन, अगर बारिश कम होगी फसल खराब हो जाएगी, फार्मर को और लोन लेना पड़ेगा ताकि वो नई फसल उगा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो किसान होते हैं वो हमेशा जमीन के लिए जो है वो अपने रिश्तेदारों से मुकदमेबाजी में लगे रहते हैं, और इसके लिए उन्हें जो है वो साहूकारों यानी कि मनी लेंडर से जो है वो पैसे उधार लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मैनी इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज स्ट्रगल टू मीट देयर बेसिक नीड्स ड्यू टू इनसफिशिएंट अर्निंग। अब काफी सारे परिवार ऐसे हैं या इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी कमाई जो है वो ज्यादा नहीं है, और उनको अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन अबाउट चेंजेस विच अकर इन अर्बन सोसाइटी। शहरों में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो बताना है। मैनी चेंजेस आर कमिंग इन द अर्बन सोसाइटी। शहरों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है aspect in modern time, because the way in which changes are coming in our social structure, in that same way our urban society system is also changing. तो जैसे जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, अर्बन सोसाइटी सिस्टम में भी बदलाव आ रहा है। न्यू सर्कमस्टांसेस हैव एक्सर्टेड अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द अर्बन फैमिली। तो नई परिस्थितियां जो है इन्होंने काफी ज्यादा जो है जो फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फैमिली के, अर्बन फैमिलीज के, उसको काफी ज्यादा प्रभावित किया है। तो कुछ चेंजेस क्या है, जो फैमिली पहले जो है वो ज्वाइंट फैमिली में रहा करती थी, अब वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ डाइवर्ट हो गई है। इकोनॉमिक और एजुकेशनल चेंजेस आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन हैव रिड्यूस्ड द फैमिलीज रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेडिशनल जॉब ट्रेनिंग। तो जो पारंपरिक उनका काम होता था उससे निकलकर अब बच्चे अलग अलग तरीके से काम सीख रहे हैं, है ना। एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। इसके बाद है रिलीजियस और सोशल फंक्शन का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, यानी कि उसमें कमी आई है। इसके अलावा जो फैमिलीज हैं वो टूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि विमेन जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही है एंड इक्वल स्टेटस, और इक्वल स्टेटस की डिमांड करती है, हैव लेड टू कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज फैमिली डिसइंटीग्रेशन, जिसकी वजह से विवाद जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण परिवार जो है वो टूट जाते हैं। चेंजिंग जेंडर्स रोल अफेक्ट मैरिटल स्टेबिलिटी। अब जेंडर रोल जो है अगर वो चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इससे मैरिटल स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है, और जिससे कि बच्चों के फ्यूचर पर भी असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल क्लास फिनोमिना जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्लास फिनोमिना रेफर्स टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल क्लास पोजिशन बिटवीन द वर्किंग एंड अपर क्लासेस। तो ये वर्किंग और अपर क्लासेस के बीच के लोग हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक इनका जो है वो मिडिल क्लास जैसा होता है। इट इज मार्क्ड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन एंड एस्पिरेशन फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इनका कह सकते हो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, इसके अलावा जो इनकी शिक्षा है और जो इनके एस्पिरेशंस हैं वो मतलब कि बेसिकली ये ग्रो करना चाहते हैं, अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ है। मिडिल क्लास इंडिविजुअल ऑफन वर्क इन सैलरीड जॉब, ये ज्यादातर सैलरीड जॉब्स में काम करते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं इनके पास, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज की तरह जो है सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। दे एम्फेसाइजेस एजुकेशन, एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं, कंज्यूमरिज्म को और होम ओनरशिप को, ठीक है, कि घर इनके पास अपना हो। वाइल एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स एंड सोशल रिफॉर्म, जबकि ये एक्टिवली ही पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में और समाज के बदलाव में। देयर वैल्यूज फोकस ऑन डिसिप्लिन, इनके वैल्यूज जो है वो डिसिप्लिन पर, हार्ड वर्क पर, सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी पर फोकस होते हैं। विद मॉडर्नाइजेशन द मिडिल क्लास ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मिडिल क्लास मॉडर्नाइजेशन के साथ जो मिडिल क्लास है उनमें जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंसेस गवर्नेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा शेप सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटी को जो है मतलब कि नियम वगैरह इस तरीके से बनाते हैं कि सोसाइटी में जो है वो चेंजेस जो है वो पॉजिटिवली आए। मेकिंग इट अ क्रूशियल फोर्स इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो कि जो है वो क्रूशियल फोर्स है दोनों ही कंट्री के लिए या दोनों ही इकोनॉमीज के लिए, जो चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फेमिनिज्म की थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करना है। तो फेमिनिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड आइडियोलॉजीज हुज एम वाज टू डिफाइन, एस्टैब्लिश एंड प्रोटेक्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट ऑफ वुमेन। तो इसमें बेसिकली वो मूवमेंट्स और वो जो है वो आइडियोलॉजीज जो है आ जाती है, ठीक है, जिसमें कि जो वुमेन्स के जो पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल अधिकार है, इकोनॉमिक अधिकार है और जो सामाजिक अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको स्थापित किया जाता है। This also include the demand of establishing equal chances for them in the educational and employment sector. Also includes the demand of establishing equal chances for them in the educational and employment sector.
तो ये बेसिकली डिमांड करता है कि जो एजुकेशनल सेक्टर है और जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसमें भी जो फीमेल है, ठीक है, उनको इक्वल चांसेस जो है वो दिया जाए। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरीज वाज टू अंडरस्टैंड नेचर एंड रीजन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी and to explain its effect on the politics of gender discrimination and theories of power equilibrium। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी है, ठीक है, इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो मतलब कि लैंगिक असमानता है उसकी प्रकृति और कारणों को समझना, और जो लैंगिक भेदभाव है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी है उसको जो है राजनीतिक और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर जो है इसके प्रभावों की व्याख्या करना या इसके बारे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है Why is संस्कृताइजेशन preferred to the term ब्राह्मणाइजेशन। तो संस्कृताइजेशन वर्ड को क्यों प्रेफर किया जाता है। एम.एन. श्रीनिवास preferred the word संस्कृताइजेशन over ब्राह्मणाइजेशन। तो एम.एन. श्रीनिवास जो है उन्हें ब्राह्मणाइजेशन से ऊपर जो वो वर्ड प्रेफर करते हैं वो संस्कृताइजेशन है। कारण है एक्चुअली इन ब्राह्मणाइजेशन लोअर कास्ट पीपल अडॉप्ट द वे ऑफ लिविंग, कस्टम्स, ट्रेडिशन एक्सेट्रा ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मणाइजेशन में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो जो अपर कास्ट के लोग हैं यानी जो ब्राह्मण्स है बेसिकली उनके जीने का तरीका जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, उनके रीति रिवाजों को अपनाते हैं, उनके ट्रेडिशन को अपनाते हैं। बट ये केस जो है वो संस्कृताइजेशन में नहीं है। संस्कृताइजेशन में क्या है, लोअर कास्ट अडॉप्ट वे ऑफ लिविंग ऑफ द अपर कास्ट लिविंग इन देयर एरिया। तो यहाँ पे तो सिर्फ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग वो अपने आप को लिविंग जो है उसको उनके तरीके से बना रहे हैं ब्राह्मणाइजेशन में, जबकि संस्कृताइजेशन में क्या है जो अपर कास्ट है उन एरिया के, ठीक है, उनकी तरीके के वो जीवन जो है अपनाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरीके के जिंदगी जीने के तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी एनी ऑफ द 3 अपर कास्ट। ये कोई भी 3 अपर कास्ट हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, इन दिस द मॉडल कास्ट कैन बी एनी ऑफ अपर 3 कास्ट। इसमें जो मॉडल कास्ट है वो कोई भी जो आपको बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनमें से कोई भी हो सकता है। तो संस्कृताइजेशन एक ओपन और एक वाइड कंसेप्ट है, जबकि जो ब्राह्मणाइजेशन है वो एक स्मॉल कंसेप्ट है। ठीक है, ब्राह्मणाइजेशन में सिर्फ ब्राह्मण के जो तौर तरीके हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, जबकि संस्कृताइजेशन में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनमें से किसी भी के भी तरीके को जो है मतलब कि अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी। तो मैकेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी क्या होती है वो आपने बताना है। तो देखो, मैकेनिकल सॉलिडेटरी कनेक्ट्स एन इंडिविजुअल विद सोसाइटी विदाउट एनी मिडलमैन। तो मैकेनिकल जो है यानी कि जो यांत्रिक एकजुटता है, सॉलिडेटरी क्या, एकजुटता। ठीक है, तो इसमें जो है व्यक्ति जो है वो बिना किसी बिचौलिए के यानी कि बिना किसी मिडलमैन के समाज से जो है वो जुड़ जाता है। इन ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन सोसाइटी बिकॉज ही डिपेंड्स अपॉन अदर इंडिविजुअल। तो ये मतलब कि इन ऑर्गेनिक सोसाइटी जो है इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल जो है डिपेंड करता है सोसाइटी पे बिकॉज ही डिपेंड्स अपॉन अदर इंडिविजुअल, क्योंकि वो दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है यानी कि निर्भर होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल सॉलिडेटरी जो है इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज बट द बेस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी इज द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो जो मैकेनिकल सॉलिडेटरी है ये समानताओं पर आधारित होती है, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी है वो जो है वो श्रम का विभाजन यानी कि जो लेबर है उसका डिवीजन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेटरी लाइज इन द पावर ऑफ कलेक्टिव consciousness but the origin of organic solidarity lies in the functional differentiation। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैकेनिक सॉलिडेटरी है इसमें जो पावर है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि सामूहिक चेतना जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी है इसमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि कार्यात्मक भेदभाव के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडेटरी वाज अवेलेबल इन एंशिएंट एंड ओल्ड सोसाइटीज। तो मैकेनिकल सॉलिडेटरी जो है वो पुराने टाइम में प्राचीन काल में देखने को मिलते थे, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी है, ठीक है, ये मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जहां पर जो है लेबर का डिवीजन होता है इज द मेन फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो लेबर है उसका डिवीजन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग्स जो है उसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो ड्रग्स जो है वो एक केमिकल है दैट एक्सर्ट्स डीप एंड डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बॉडी, जो कि मतलब कि बॉडी के अंदर डीपली जो है वो चला जाता है, ठीक है, और इसका हमारी बॉडी और माइंड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द फिजिकल फंक्शन ऑफ अ कॉमन मैन। तो एक साधारण इंसान के फिजिकल फंक्शन को ये बदलने की ताकत रखता है। मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ड्रग जो है वो एक सब्सटेंस है विच अ डॉक्टर गिव टू इट्स पेशेंट, तो टू गेट हिम क्योर। तो जो कि बेसिकली कह सकते हो, अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो ड्रग वो सब्सटेंस है जो कि डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को देता है ताकि वो मतलब कि प्रॉपरली ट्रीट हो सके, ठीक है, उसका इलाज हो सके। जबकि फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे इट कैन बी टेकन एज अ हैबिट विच डायरेक्टली अफेक्ट द कंज्यूमर। इसको एक हैबिट की तरह लिया जा सकता है जो कि कंज्यूमर को असर डालता है। The usage of more than required quantity of drug is so dangerous and it stimulate an individual against society. तो अगर इसकी जितनी मात्रा निर्धारित होती है उससे ज्यादा मात्रा ली जाए तो ये काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है उस पर्टिकुलर इंसान को और उसके साथ साथ उसकी सोसाइटी को, ठीक है। हीरोइन, कोकेन, एलएसडी, अल्कोहल, ओपियम, टोबैको, ये सारे जो है वो ड्रग्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस का क्या असर होता है, उसके ऊपर नोट लिखना है। इट कैन हैव बैड इम्पैक्ट ऑन फीमेल्स हेल्थ, फीमेल की हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। शी हैज टू फेस ऑल द फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल, तो उसको ये सारा फिजिकली हैंडल करना पड़ता है और उसके दिमागी तौर पर जो है इसको काफी ज्यादा जो है वो यातनाएं झेलनी पड़ती है। इट कैन हैव रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन फैमिली एटमोस्फेयर, फैमिली के एटमोस्फेयर पर भी इसका गलत असर पड़ता है। वाइफ बैटरिंग कैन हैव रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, तो जब वाइफ को जो है वो मारा जाता है तो इसका जो है उनके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देयर डेली वर्क गेट्स अफेक्टेड एंड कैन हैव रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन देयर एजुकेशन, उनका डेली के काम जो है उस पर असर पड़ता है और जो उनकी एजुकेशन है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। चिल्ड्रन स्टार्ट टू हेट देयर फादर, बच्चे जो है अपने पिता से नफरत करने लगते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी मदर जो है उनको उनके पिताजी द्वारा मारा जा रहा है। अगला पॉइंट है बेटा, द फीमेल ऑलवेज रिमेन इन मेंटल टेंशन, फीमेल जो है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस झेलती है वो हमेशा टेंशन में रहती है एंड इज ग्रेटली अफेक्टेड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, वो हर तरीके से जो है ये उसको प्रभावित करता है। दिस साइकोलॉजिकल टेंशन अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ एज वेल, और ये जो टेंशन है, साइकोलॉजिकल टेंशन है, ये उसकी जीवन की सभी दूसरी पहलू है उनको भी प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से हम लोग क्या समझते हैं? इन द चेंजिंग सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन चिल्ड्रन इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। अब जिस तरीके से जो है सोसाइटी आजकल बदल रही है, ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अपने बच्चों पर कर देते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाने वाली जो सोशल सिक्योरिटी है ना, उसका लाभ जो है, उसके बेनिफिट्स का महत्व बढ़ गया है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट गिव्स सम हेल्प इन ओल्ड एज, इसका मतलब होता है कि सरकार जो है बुढ़ापे में कुछ मदद करती है। It means that the government, but in our country India, old age people are given very less social security, लेकिन हमारी कंट्री, ठीक है, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी बहुत ही कम दी जाती है। 90% ऑफ द टोटल ओल्ड एज पीपल वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो 90% जो लोग हैं, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलता या दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिलते। गवर्नमेंट गिव्स सम हेल्प टू पुअर ओल्ड एज पीपल सच एज, तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ गरीब बुजुर्गों की मदद करती है, तो जैसे कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन विच इज ₹75 पर मंथ बट इज गिवन ओनली टू दोज हुज एज इज 65 ईयर्स एंड अबव। तो जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन है जो कि ₹75 पर मंथ है, ठीक है, ये दिया जाता है उन बुजुर्गों को जिनकी एज जो है वो 65 ईयर्स या उससे ज्यादा है, ठीक है। मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड स्कीम्स इन विच ₹60 to 650, ठीक है, 60 रुपए से लेकर 250 रुपए तक हर महीने दिए जाते हैं और दिस इज गिवन ओनली टू दोज हुज एजेस, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी एज 65 ईयर्स या उससे ज्यादा की हो एंड दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और ये बेसिकली पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हो, ठीक है, तो यानी कि पॉवर्टी गरीबी रेखा से नीचे हो। इसके बाद है विडोज आर गिवन ₹150 पर मंथ, जो विधवा है उनको जो है वो 150 रुपए जो है प्रति महीने मिलता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट ई शुरू हो जाता है। सभी क्वेश्चन के आंसर 100 to 150 वर्ड्स में करने हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है।
पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अबाउट सोशल चेंजेस विच अकर इन ट्राइबल सोसाइटी। तो सोशल चेंजेस कौन कौन से हैं जो कि ट्राइबल सोसाइटी में अकर होते हैं वो बताना है, या फिर ट्राइबल, रूरल और अर्बन सोसाइटी में क्या अंतर है वो समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इज अ कॉन्स्टेंट टू इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, या फिर राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट मूवमेंट, नेम एनी सच मूवमेंट। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म के जो स्टेजेस है उसके बारे में आपने जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल बी सॉल्व। ओल्ड एज जो पीपल है उनकी समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।